कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नाम भी लिखने नहीं आता और पेपर तो सॉल्व करना बहुत दूर की बात है। अगर ऐसे बच्चे आगे जाएंगे तो क्या तुम 10th का रिज़ल्ट रहेंगे, क्या फिर बच्चे बाद में उसके आगे बढ़ेंगे? अभी के बच्चे मुमकिन है? अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि 10th के बच्चे भी नहीं लिख सकते। बोंगा न्यूज़ में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। मैं इमरान इनामदार इरफान शेख के साथ आज फिर हाजिर हूँ। आप लोग जानते होंगे कि कल से हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ये नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप करने का डिसीजन हुआ है। यानी बच्चे को 8वीं तक पहले जो है पास किया जाता था आरटीआई के अंडर। यानी 2009 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसके तहत 14 साल तक के बच्चे यानी 8वीं तक बच्चे को प्रमोट किया जाता था, उसे फेल नहीं किया जाता था। ये पॉलिसी पूरे देश में लागू थी। तमाम स्कूलों में तमाम बच्चे 8वीं तक पास होते थे। लेकिन कुछ दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, इस पॉलिसी को रोक दिया है और स्टेट्स को, स्कूलों को ये आज़ादी दी है कि बच्चे 5वीं और 8वीं के बच्चों को अगर बच्चा एग्ज़ाम पास नहीं कर पाता है तो 2 महीने बाद उसका फिर से एक एग्ज़ाम लेना चाहिए, लिया जाए। और उस एग्ज़ाम में भी नहीं होता है तो उसको उसी क्लास में रखा जाए, डिटेन किया जाए, यानी प्रमोटर नहीं किया जाए। ये पॉलिसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दी है कुछ दिन पहले। ये शायद 3-4 दिन पहले इसका जीआर आ चुका है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। हेडमास्टर्स, टीचर्स ये पॉलिसी को अभी समझ रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इसी ताल्लुक़ से, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम एक पेरेंट से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ जो है इस्माइल शेख साहब मौजूद हैं, जो कि एक एक्टिव पेरेंट की हैसियत से जाने जाते हैं। कई सालों से कमरुन्निसा गर्ल्स हाई स्कूल, सोशल हाई स्कूल की पीटीए में एक्टिव रहे हैं और ये तालीमी मामलात को, पॉलिसी को, स्कूल काम, टीचर्स, इस सब मामलात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इस्माइल साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से इंशाअल्लाह आज मैं अपनी राय रखूँगा। बताइए आपके क्या क्वेश्चन। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन हुआ है ये नो डिटेंशन पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया है। यानी बच्चा 8वीं तक जो पास किया जाता था अभी वैसा नहीं होगा। बच्चे को जो है एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस देना ही होगा। 5वीं और 8वीं के 2 क्लास के बच्चों के लिए ये है, एक देना ही होगा। अगर नहीं दे पाता है यानी री एग्ज़ाम होगी तब भी नहीं दे पाता है तो बच्चा उसी क्लास में डिटेन होगा, यानी आगे नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका फ़ायदा होगा बच्चों को या नुकसान होगा, आपका क्या कहना है? मेरी राय में ऐसा है कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसको फेल होने के बाद दोबारा चांस 1-2 महीने के बाद मिलना चाहिए उसको। इसका प्रोविज़न है, गवर्नमेंट ने रखा है 2 महीने के बाद मिलना। अगर 2 महीने बाद भी बच्चा नहीं हो पाता है तो उसको फेल करना, ये पॉलिसी को रोकना, ये सही कदम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का? हाँ बिल्कुल। अगर किसी बच्चे में कुछ काबिलियत ही नहीं है, अगर फर्स्ट टाइम साल भर स्कूल अटेंड होने के बाद 2 महीने उसके बाद भी मिलने के बाद अगर वो बच्चा फिर से फेल होता होगा तो इसका मतलब उसको आगे क्लासेस में परेशानी है, टीचर्स को परेशानी है। क्योंकि जो बच्चे आगे निकल गए, ऐसे बच्चे अगर वापस से वो क्लास में बैठते होंगे तो असल डिस्टर्ब यही होता है कि कुछ बच्चे जो है अपनी काबिलियत पर आकर क्लास में बैठते हैं, पास होते हैं। बाद का बच्चा अगर दोनों एग्ज़ाम में फेल होकर भी उसी क्लास में अगर उसको प्रमोट किया जाता है, यानी 6ठी का बच्चा अगर 7वीं में जाता है तो फिर टीचरों को जो है ना ये सारे बच्चों को मैनेज करना मुश्किल होता है। इसका मतलब अभी तक 15 साल से जो सिलसिला जारी था तो उसमें कहीं डिस्टर्बेंस हुआ, गड़बड़ हुई है, यानी बच्चों को ठीक से तालीम नहीं हुई, ऐसा लगता है आपको? हाँ बिल्कुल। क्या होता था कि टीचर्स का भी काम इसमें थोड़ा सा बचता था कि बच्चे को जो पॉलिसी के तहत पास करते थे तो बच्चा, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको नाम भी लिखने नहीं आता और पेपर तो सॉल्व करना बहुत दूर की बात है। अगर ऐसे बच्चे आगे जाएंगे तो क्या तुम 10th का रिज़ल्ट रहेंगे, क्या फिर बच्चे बाद में उसके आगे बढ़ेंगे? वैसा आज पास होना बहुत मुश्किल नहीं है, पास होने के लिए बहुत आसान है। हमारे वक्त में बहुत मुश्किल था
पास होने के लिए बहुत कड़ी मेहनत लगती थी। बच्चा 9वीं 10वीं से ट्यूशन लगाता था, आज तुम देखो प्राइमरी के बच्चे ट्यूशन जाते हैं। बिल्कुल, पहले 90 के दहाके में सिलसिला था, बच्चा 9वीं 10वीं में ही इंग्लिश मैथ्स की ट्यूशन लगाते थे। लेकिन तब बच्चे 6ठी 7वीं के बच्चे भी जो है बिना देखे टीचर का सुन के लिख पाते थे। क्या आज के बच्चे ये मुमकिन है? माशाल्लाह आपके बच्चों का भी एजुकेशन हुआ है। बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के जो हमारे 94, 95, 6, 8 तक जो है ना, ऐसा माहौल था कि टीचर्स किताब लेकर पढ़ता था और बच्चे सामने से लिखना शुरू करते थे। कौन सी क्लास में? 8th से शुरू होता था। अभी के बच्चे मुमकिन है? अभी मैं अपना एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि 10th के बच्चे भी नहीं लिख सकते। ये मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ। ये RTI की जो पॉलिसी थी, इसके पहले की पॉलिसी, उसका नुकसान है, उसने ये सत्यानाश किया है। बिल्कुल सत्यानाश ही बोल सकते। एक वो सत्यानाश हो गया, दूसरा कोविड का मामला था, उसमें 2-3 साल निकल गए। लेकिन जो कमज़ोर बच्चे थे उनका तबका वहीं रह गया, उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। अच्छा, स्कूल वाले और टीचर्स ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं करेंगे ये कमज़ोर बच्चों की अलग से क्लासेस हो। हालांकि पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो मीटिंग होती है उसमें बारहा एक सवाल उठता है कि कमज़ोर बच्चों का क्या। आधे 1 घंटे की मीटिंग होती है, उसमें टीचर्स बोलते हैं कि इंशाल्लाह हम अभी कमज़ोर बच्चों की एक अलग बैच करेंगे। वो लेकिन अमली जामा किसी स्कूल में नहीं पहना गया, बहुत होगा, बहुत कम जगह। मतलब पॉलिसी का एक तरह से खिलवाड़ हुआ उसके साथ। बच्चे, गवर्नमेंट का मकसद ये था कि पॉलिसी में जो है बच्चे प्रमोट हों, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, एहसास कमतरी में न जाएं। लेकिन स्कूल में जो दूसरा एडिशनल काम होना चाहिए था, आपके नज़र में वो नहीं आया, इसका मतलब? हाँ बिल्कुल, अगर एडिशनल काम होता तो फिर ये वापस ये पॉलिसी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मतलब टीचर इसके बड़े जिम्मेदार टीचर्स को, स्कूल्स को मानते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम 100% टीचर्स को जिम्मेदार नहीं बता सकते। इसमें कुछ रोल पेरेंट का भी है, क्योंकि मैं बहुत सालों से स्कूल और टीचरों में रहा हूँ, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन्वॉल्व हूँ उन चीज़ों में। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट की बहुत हद तक जिम्मेदारी है, टीचर्स की भी है। पेरेंट की एक कमज़ोरी ये है कि पेरेंट ये समझते हैं कि हम स्कूल को बच्चों को भेजें, यानी पूरी जिम्मेदारी टीचर्स की, जबकि ऐसा नहीं है। कितने % पेरेंट हैं जो टीचर्स को आकर अपने बच्चों का होमवर्क को पूछते हैं, उनके क्या बोलते पढ़ाई के ताल्लुक से पूछते हैं। बहुत कम पेरेंट हैं, अवेयरनेस नहीं है पेरेंट में। और मैं आपको एक रियल फैक्ट बताता हूँ, हमारे यहाँ टीचर पेरेंट मीटिंग होती है, मुश्किल से गिने चुने पेरेंट जो हमेशा के चेहरे हैं वही चेहरे तुम्हारे को मीटिंग में हाजिर कितने पेरेंट होते हैं उस वक्त मीटिंग में? मीटिंग में 40-50 पेरेंट होते हैं, जबकि एक क्लास के भी पेरेंट नहीं रहते हो। 40-50 और 2-4। और जनरल बॉडी मीटिंग में कितने आते हैं? और बोलता हूँ 40-50 में भी 5 या 10 पेरेंट फ़िक्रमंद होते हैं जो आकर माइक पर बोलते हैं, अपने प्रॉब्लम बताते हैं कि बच्चों का ऐसा है, बच्चों का वैसा है। पढ़ाई के ताल्लुक से होती है बात, और स्कूल के सिस्टम पर बात होती है। बाकी के जो 40 में से अगर 10 पेरेंट बात कर रहे हैं तो 30 पेरेंट का काम ये होता है कि मीटिंग 1 घंटा चल रही तो 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट उतना ही उनका वक्त होता है, और वापस से वो यानी निकल एक रस्मन आना और वापस जाना। पेरेंट्स फॉर्मेलिटी करते हैं। अच्छा, 2-4 पेरेंट्स बात करते हैं, आपने कहा जो 2-4 पेरेंट यानी भरपूर पॉइंट डिस्कस होते होंगे। हाँ। ये जो पॉइंट डिस्कशन होता है इसका आगे इम्प्लीमेंटेशन होता है, स्कूल वाले उस पर अमल करते हैं, ये ऐसा आपके कभी नोटिस में आया है? देखिए, अगर हम 10 मुद्दे मांगते हैं, 10 मुद्दे टीचरों के सामने रखते हैं, उसमें पहला होता है सबसे पहला एजुकेशन, दूसरा होता है स्कूल की साफ़ सफाई और क्लास के नहीं मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। क्लास में 100 बच्चे 90 बच्चे होते हैं, ट्रैफिक के मसले होते हैं, ये सारी चीज़ों पर डिस्कस होती है। उसके बाद कुछ एक पॉइंट हैं जो जैसा मीटिंग होती है कि उसके 2-4 दिन के बाद टीचर एक्टिव होते हैं, नहीं ऐसा नहीं एक्टिव होते हैं,
लेकिन बाद में टीचर अपनी जगह, पेरेंट अपनी जगह, फिर अगली 6 महीने के बाद की मीटिंग के बाद फिर वापस ये डिस्कस होते हैं, फिर इंशाल्लाह बोलकर मीटिंग को बर्खास्त किया जाता है। मतलब ये बस फॉर्मेलिटी का सिलसिला जारी था। हाँ, फॉर्मेलिटी। अच्छा, खैर अभी तक जी, मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आप मीटिंग में आकर अपने मुद्दे मांगते हैं और अगले 6 महीने के बाद आप नज़र आते हैं। और कुछ एक्टिव पेरेंट हैं, जैसा मैं हूँ और बहुत सारे लोग हैं, वो रेगुलर आकर हेडमास्टर फॉलोअप लेते हैं, बिल्कुल फॉलोअप लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हम काम जो है ना सरकाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये तो खैर अब तक ये सिलसिला चल रहा था ये पॉलिसी के तहत। अभी तो पॉलिसी चेंज हो चुकी है जिसमें बच्चे को अभी अगर परफॉर्म नहीं कर पाता है तो उसी क्लास में जो है डिटेन किया जा सकता है, रोका जा सकता है। यानी 5वीं और 8वीं का बच्चा, ये स्कूलों को आज़ादी मिली है। इसका बच्चों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या फिर ड्रॉप आउट का एक बड़ा मसला है। यानी बच्चे हमने देखे हमारी क्लास में भी, बाद में भी 8वीं फेल हो गया तो बच्चा कहीं काम पे चला गया, स्कूल ड्रॉप आउट होगा। ऐसा हो सकता है कि और के बच्चे स्कूलों से दूर चले जाएं? बिल्कुल बिल्कुल। आज आप देखिए कि गैरेजों में और किराना दुकान और तुम्हारा जो छोटे मोटे मैकेनिकल वर्क रहते हैं, वहाँ अक्सर आपको बच्चे दिखते हैं। ये बच्चे वही होते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत ख़ास बात बोलना चाहता हूँ। ये कौन से बच्चे होते हैं? ये वो बच्चे होते हैं जिनको ऐसा से कम तरी का शिकार होते हैं। ये बच्चे कौन जिम्मेदार इसका ऐसा से कम तरी में ले जाने का? मैं आपको बताता हूँ कि हमारे दौर से भी ये बात चली आ रही है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके डेस्क जो है ना दीवार के पीछे, यानी सबसे पीछे होते हैं, और जो होशियार बच्चे हैं उनके 2 लाइन सामने होते हैं। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि कमज़ोर बच्चों को सामने लेकर आओ, सामने उनके 2-3 लाइन बनाओ, उनकी दोस्ती होशियार बच्चों से कराओ। और ऐसा से कम तरी का शिकार कब होता है? जब टीचर खुद सारे बच्चों के सामने उसको कहता है कि ये कमज़ोर है, ये ढ है। ये ढ का लफ्ज़ उनकी ज़िंदगी ख़राब करता है। मतलब ट्रेन टीचर्स जो D.Ed, B.Ed, B.Ped करके आते हैं तो उन्हें भी इस बात का सेंस नहीं कि बच्चों से किस तरह से बात की जाए, क्या बोलना चाहिए। बच्चे कम पढ़ते हैं, मतलब टीचर्स यहाँ पर कम पढ़ रहे हैं बच्चों से इंटरेक्ट करने के मामले में। उन पर लेबल लगा रहे हैं कि तू कमज़ोर है, तू ढ है, तू इस लायक नहीं है। मैं कहता हूँ वो क्यों कहते हैं कि जो B.Ed, D.Ed करने वाले टीचर्स होते हैं वो तो होशियार होते हैं, होशियार बच्चों में पले बड़े होते हैं। उनको ढ बच्चे या कमज़ोर बच्चों के ताल्लुक से कुछ, उनके एहसासात के ताल्लुक से उनको कुछ मालूमात नहीं रहती। वो बस आकर क्लास में कह देते हैं कि ये कमज़ोर है, ये ड है, और एक ग्रुप बन जाता है। ड पूरे 10-15 बच्चे अगर ढ हैं तो वो ढ बच्चों के साथ ही उठेंगे बैठेंगे। होशियार बच्चे उनको अपने में मिट के दहाई में हमारे दौर में जब था, अभी भी वो सिलसिला जारी है। बिल्कुल वैसा ही। अगर ये सिलसिले को तुमको तोड़ना है तो पेरेंट को एक्टिव होना पड़ेगा। हफ्ते में एक बार या कम से कम 15 दिन में एक बार टीचर्स को मिलना पड़ेगा कि मेरा बच्चा कौन से डेस्क पर है, उसके दोस्ती किसके साथ है और उसका प्रोग्रेस क्या है। अच्छा, तो इस पॉलिसी की, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन का आप इस्तकबाल कर रहे हैं? आपके कहने से साफ जाहिर है। हाँ, कई हद तक इस्तकबाल ही समझिए। अगर इसको अगर सही ढंग से लिया जाए तो इंशाल्लाह बच्चों का भी फ़ायदा है, और आने वाले दौर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे स्कूलों से और वापस तनवीर मनियार, डॉक्टर अबरार जैसे लोग पैदा होंगे। शुक्रिया इस्माइल साहब, बहुत बहुत। ये थे इस्माइल साहब, एक एक्टिव पेरेंट जिन्होंने खुलकर बात की। स्कूल पेरेंट की ज़िम्मेदारी, टीचर्स की ज़िम्मेदारी, कमियां, ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। जगह इधर उधर डिस्कशन होते हैं, मीटिंग में भी बहुत कम बात की जाती है। और कुछ कहना चाह रहे हैं? बच्चों के ताल्लुक से, बच्चों के ताल्लुक से कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मेरे भी 3 बच्चे हैं। मैं आज आसिफ इकबाल सर का भी मैं इंटरव्यू सुना हूँ, बहुत अच्छी बात की है वो। बच्चे अब बच्चे नहीं रहे सर, बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। जो लॉक हमको नहीं खुलते मोबाइल के, वो बच्चे खोल कर देते हैं, ऐसा ज़माना है। तो बच्चों को मोबाइल से हटाकर वापस किताब में लाने की मेहनत ये टीचर्स की है। और अगर इसमें अगर टीचर कामयाब होते होंगे कि बच्चों के हाथ से मोबाइल निकल जाए और किताब वापस से बच्चों के हाथ में आ जाए, तो इंशाअल्लाह अब्दुल कलाम और बड़े बड़े जो मुस्लिम लीडर
इस देश में पैदा हुए, इंशाल्लाह ये किताब हाथ में आने की वजह से वापस वो दौर आएगा, वापस सोशल स्कूल में तनवीर मनियार, डॉक्टर अबरार, डॉक्टर अमजद जैसे लोग इंशाल्लाह फिर से आएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। पॉलिसी, इस्माइल साहब का कहना है कि पॉलिसी बनती है, बदलती है, सरकारें बदलती हैं, सरकारों के फैसले बदलते हैं, तो सिलसिला चलता ही रहता है। असल जिम्मेदारी पेरेंट्स की और टीचर्स की है। अगर वो ध्यान दें, बच्चों को अपना समझें, अपनी ड्यूटी या अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, कमज़ोर बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। ख़ास तौर पे ड्रॉप आउट रेट भी इससे कम हो सकता है, और बच्चे जो है स्कूल से जुड़कर भी रहते हैं और लिखना पढ़ना भी सीखते हैं, सब कुछ मुमकिन है। ये इस्माइल साहब का कहना था। बोंगा न्यूज़ में आप सब लोगों का फिर से एक बार हम थैंक यू कहते हैं, शुक्रिया अदा कहते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस्माइल साहब का इंटरव्यू सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।